सभी एस्पिरेंट को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए जिसमें मैं बात करने वाला हूँ एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक करना है। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पे डिप्लोमा वालों बच्चों के लिए 2 वर्षों का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। अभी 2026 के पैटर्न को ध्यान में रखें, जो कि प्रोबेबली 2027 में भी यही पैटर्न रहने वाला है। डिपार्टमेंट बहुत सारे पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि सर CPWD मिल जाए। हेलो एवरीवन, सो गाइज आज का ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कहीं ना कहीं SSC JEE एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं। उनकी ब्रांच सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल है। उन सभी एस्पिरेंट को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए जिसमें मैं बात करने वाला हूं एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक करना है और प्रॉपर गाइडेंस क्या होता है, क्या क्या होता है सिलेबस, क्या होता है एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से हम पढ़ें तो जल्द से जल्द हमें सिलेक्शन मिलेगा। इन सभी पॉइंट पे चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं एलिजिबिलिटी कंडीशन की। जी हां गाइज, यहां पे इस एग्जामिनेशन में डिप्लोमा एस्पिरेंट और बीटेक एस्पिरेंट दोनों ही एलिजिबल होते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि यहां पे सर डिप्लोमा में आपकी सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो आप यहां पे एलिजिबल हैं। साथ ही साथ अगर आपने इन्हीं ब्रांचेस से बीटेक किया है तो भी आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि सर हमने डिप्लोमा किया है लेटरल एंट्री के थ्रू, यानी कि अगर हमने डिप्लोमा किया है 10th के बाद तो हम एलिजिबल हैं कि नहीं। कुछ लोग पूछते हैं 12th के बाद एलिजिबल हैं कि नहीं। कुछ लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि सर हमने डिप्लोमा के बाद बीटेक किया है, बीटेक के थ्रू फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, बीटेक लेटरल एंट्री प्रोग्राम के थ्रू किया है। तो बिल्कुल ये सारे के सारे एस्पिरेंट जो हैं एलिजिबल होते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जहां पे डिप्लोमा वालों बच्चों के लिए 2 वर्षों का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। बाकी सभी डिपार्टमेंट में कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता है। जैसे कि BRO है जहां पे आपसे एक्सपीरियंस मांगा जाता है जिनके पास डिप्लोमा है। अगर आपके पास बीटेक है तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट में। एज का क्राइटेरिया जो होता है ज्यादातर पोस्ट के लिए 18 से 30 वर्ष का होता है। कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं जिसमें से CPWD आता है जहां पे 32 वर्ष तक का एज का क्राइटेरिया यहां पे अलाउ किया जाता है। इसमें अगर हम बात करें एज में रिलैक्सेशन की तो डेफिनेटली जैसे OBC एस्पिरेंट है तो 3 साल एक्स्ट्रा उनको मिलता है, SC ST के लिए 5 साल, और PWBD कैंडिडेट हैं साथ साथ में उनकी कैटेगरी भी है तो जो भी स्टैंडर्ड रिजर्वेशन के नियम है उनके हिसाब से उनको सारे के सारे रिजर्वेशन के बेनिफिट मिलते हैं। सेंट्रल लेवल पे जॉब है तो यहां पे आप सभी एस्पिरेंट को बोलना चाहूंगा, हर एक स्टेट से बिलोंग करने वाला एस्पिरेंट यहां पे फॉर्म को भर सकता है। फॉर्म जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है फॉर्म फिलिंग। अभी 2026 के पैटर्न को ध्यान में रखें, जो कि प्रोबेबली 2027 में भी यही पैटर्न रहने वाला है। तो इस पैटर्न को ध्यान में रखा जाए तो यहां से हमें समझ में आता है कि सर यहां पे पेपर 1 में आपको 3 सेगमेंट देखने को मिलते हैं। पहला सेगमेंट होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, जिसमें रीजनिंग के 50 सवाल पूछे जाते हैं 50 नंबर के लिए। दूसरा जनरल अवेयरनेस का, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पूरा डिटेल में अभी आपको बताऊंगा, साइंस वगैरह पूरा करंट अफेयर वाला पोर्शन, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। और फिर तीसरा सेगमेंट जो आपके डोमेन से होता है जिसमें आपको इंजीनियरिंग की नॉलेज चेक की जाती है, उसमें से 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ये पेपर 1 में ऑब्जेक्टिव बेसिस पे आप पेपर देते हो जिसमें आपको 2 घंटे का समय मिलता है। इस 2 घंटे में ये 200 सवाल करने होते हैं। 200 सवाल के लिए आपको 200 नंबर मिलते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 की होती है, यानी कि एक गलत सवाल तो 0.25 मार्क्स आपके गए। अगर किसी क्वेश्चन को आप छोड़ देते हैं तो उसके लिए मार्क्स आपके काटे नहीं जाते हैं। इस पेपर को जब आप क्वालिफाई करते हैं, क्लियर करते हैं, तो उसके बाद आपको पेपर 2 देने का मौका मिलता है और पेपर 1 के नंबर जितने भी आपके आए हुए होंगे उन नंबरों को जोड़ा जाता है फाइनल मेरिट में। तो पेपर 2 क्या होता है सर? पेपर 2 में आपका अगेन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन यहां पे केवल और केवल टेक्निकल, यानी कि आपकी ब्रांच अगर सिविल है तो केवल सिविल के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल के। 100 सवाल 300 नंबर के, यानी कि हर सवाल 3 नंबर का आपको देखने को मिलेगा, 3 मार्क्स का। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है, यानी कि यहां पे एक्यूरेसी का खासा ख्याल रखना पड़ेगा। 1/3 मार्क्स आपके कट जाएंगे एक गलत सवाल पे, यानी 1 नंबर आपका चला जाएगा। 3 नंबर मिल रहे हैं, 1 नंबर चला जाएगा। 2 घंटे का समय यहां भी मिलता है आपको। और सबसे अच्छी बात है कि ये पूरा का पूरा पेपर जो है आपका टेक्निकल डोमेन से ही आ रहा है, यानी कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे आपकी कमांड जितनी ज्यादा अच्छी उतने ही ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस अच्छे हो जाते हैं आपके पेपर 2 में और फाइनल मेरिट में। ठीक है, अब दोनों के मार्क्स जोड़े जाते हैं। दोनों के मार्क्स जोड़ने के बिहाफ पे आपकी मेरिट बनती है। मेरिट के हिसाब से आपको डिपार्टमेंट मिलते हैं। डिपार्टमेंट बहुत सारे पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि सर CPWD मिल जाए, MES मिल जाए,
और इसके बाद ऑर्डर में जैसे कि बीआरओ हो गया, बाकी और फराखा बैराज और बहुत सारे डिपार्टमेंट रिक्रूट करते हैं। तो उन सभी डिपार्टमेंट में जो आपके प्रेफरेंस का ऑर्डर रहता है, जो आपने ऑर्डर प्रेफर किया है, चूज किया है, उस ऑर्डर में आपकी मेरिट के हिसाब से कौन सी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिल रही है, ये डिपेंड करता है कि आपने सीबीटी 2 और सीबीटी 1 में कितने नंबर स्कोर किए हैं। अगर आपके सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के दोनों के स्कोर मिला के टॉप लिस्ट में आप आते हो तो आपको डेफिनेटली आपका मनचाहा डिपार्टमेंट मिल जाता है। तो इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ता है कि उस तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो। कैसे क्रैक किया जाए एग्जामिनेशन को, यह समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऑर्डर में आपको समझा रहा हूं, इसी ऑर्डर में आपको फॉलो भी करना है अपने प्रिपरेशन के समय पे इन सारी चीजों को। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला स्टेप तो आपका ये होगा कि अपने सिलेबस को एक बार कंप्लीट करना है पूरा अच्छे से। सिलेबस कंप्लीशन में हमें पूरी के पूरे थ्योरी के नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, फॉर्मूला शीट बनानी है। ये सारा काम आपको सिलेबस कंप्लीशन के दौरान ही करना होगा। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है, यानी कि सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट हम कंप्लीट करते हुए चलते हैं, उसी तरीके से हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाते हैं। अब एक सवाल आता है कि कितने सालों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए जाए, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैक्स टू मैक्स 10 ईयर्स, पुराने 10 वर्षों के क्वेश्चन को ही आपको सॉल्व करना है, इससे ज्यादा नहीं, जो कि रिसेंट ट्रेंड में आ रहे हैं। शुरुआत के 3-4 सालों के पेपर देखोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से ट्रेंड समझ में आ जाएगा एग्जामिनेशन में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि मैं अभी भी बता रहा हूं, इस पेपर में आपको न्यूमेरिकल कम देखने को मिलते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा रहता है। ओवरऑल पेपर में, टेक्निकल में अगर पेपर 1 की बात करूं 100 क्वेश्चन में, तो आपको देखने को मिलेगा कि 80 से 85 क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको कमांड ओवर सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद बात करेंगे मॉक प्रैक्टिस की। अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया तो उसके बाद आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है। डेली सब्जेक्ट वाइज मॉक लगा सकते हैं आप, वीकली बेसिस पे पूरा कंबाइंड मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो इससे आपको क्या होगा, फायदा मिलेगा एग्जामिनेशन में। ठीक, फॉर्मूला रिवीजन नोट्स आपके पास होंगे तो डेफिनेटली एग्जाम टाइम पे बहुत काम आते हैं, जल्दी से क्विक रिवीजन हो जाता है फॉर्मूला रिवीजन से। और जैसे जैसे ये सब वर्क आप कर लेते हो, उसके बाद आप ध्यान देना एक्यूरेसी पे। आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाने की कोशिश मत करना, ये ध्यान रखना कि जो अटेम्प्ट कर रहा हूं उसमें एक्यूरेसी कितनी निकल रही है। अमूमन 10% से ज्यादा क्वेश्चन गलत अगर नहीं हो रहे हैं तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी है। यानी कि 100 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो और उसमें से 10 गलत हो रहे हैं, इससे ज्यादा गलत नहीं हो रहे हैं, तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, इसको अच्छी एक्यूरेसी माना जाता है। ठीक है, इसी हिसाब से अपने आप को एक्यूरेसी की तरफ ले जाइए। पेपर 2 पे फोकस, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सिविल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे कि सीबीटी 1 निकलेगा सर तब हम सीबीटी 2 के लिए पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। पेपर 2 टेक्निकल है, टेक्निकल पे फोकस आपका डे 1 से होना चाहिए। फर्स्ट डे से आपको इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए फोकस्ड वे में चलना पड़ेगा। पेपर 1 और पेपर 2 के लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। किसी सब्जेक्ट को आप टेक्निकल सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ रहे हो सीबीटी 1 के लिए, तो वो आपके सीबीटी 2 में भी काम आते हैं। इसीलिए ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको सीबीटी 1 में उसी तरीके से पढ़ाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। इस बात को अपने अंदर दिमाग में सेट कर लीजिएगा। अब सिलेबस की बात करते हैं कि सर रीजनिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब देखिए सिलेबस में तो एनालॉजीज, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, बहुत सारे टॉपिक हैं। सबसे पहले इनमें से कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिसपे मुझे कमांड बनानी चाहिए, जहां से मुझे स्कोर अच्छा होगा, तो उस पर मैं आपको मार्क कर रहा हूं। कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, नंबर सीरीज, एनालॉजी, वेन डायग्राम एंड स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले सवाल आप प्रीवियस ईयर को जब ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि सर इन टॉपिक से भर भर के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये छोटे छोटे सवाल जो होते हैं जिसमें कभी कभार आपको कंफ्यूजन होता है, उन कंफ्यूजन को दूर करना है तो आपको इन टॉपिक को सबसे पहले कवर करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करें आपका पोर्शन जो जनरल अवेयरनेस का है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। सर करंट अफेयर बिल्कुल डेली बेसिस पे आपको यूट्यूब पे भी क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। करंट अफेयर से अपडेटेड रहेंगे तभी एग्जामिनेशन में आपका अच्छा परफॉर्मेंस निकलेगा। और आजकल वेटेज करंट अफेयर का बढ़ता जा रहा है। हिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, पॉलिटी भी पढ़नी है, पूरा का पूरा जनरल अवेयरनेस का पार्ट है। इंडियन इकोनॉमी से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभार, और जनरल साइंस भी अच्छा खासा वेटेज रखता है। ठीक, साइंटिफिक रिसर्च जो हो रहे हैं वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ सवाल आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। स्पोर्ट्स से
अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जहां से आपको फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आर्ट एंड कल्चर, दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जनरल अवेयरनेस। यहां से आपको जनरल अवेयरनेस के अच्छे खासे पार्ट कवर हो जाएगा, अच्छे खासा क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन में, तो इस पार्ट को आप अच्छे से कवर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने सिविल ब्रांच की तरफ। सिविल इंजीनियर्स जितने भी हैं उनको पता है कि सर यहाँ पे ऑलमोस्ट 14 से 15 सब्जेक्ट हैं, छोटे छोटे सब्जेक्ट भी बहुत सारे हैं, लेकिन 6 से 7 ऐसे सब्जेक्ट जिनका वेटेज बहुत ज्यादा रहता है। यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल, आरसीसी, स्टील स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स के अंदर ही फाउंडेशन इंजीनियरिंग भी आप लोग पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स जो कि फ्लूइड के साथ पढ़ते हैं, इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। दीज आर दी सब्जेक्ट जो कि सिविल में पूछे जाते हैं। अच्छे सब्जेक्ट, वेटेज वाले सब्जेक्ट आपको पता है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, बिल्डिंग मटेरियल, आरसीसी हो गया, सॉइल मैकेनिक्स हो गया, सर्वेइंग हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया। ये सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि हम बाकी सब्जेक्ट को छोड़ेंगे, यहाँ पे हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है, क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है कि किसी पेपर में इरिगेशन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ गए, तो आपने इरिगेशन पे अगर फोकस नहीं किया तो डेफिनेटली आपको लॉस होगा। तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट पे कमांड बनानी है, इसके लिए आपको डेडिकेटेड नोटबुक बनानी पड़ेगी, उसमें सारे के सारे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके नोट्स को लिखना पड़ेगा, की पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, जिससे कि एक ही बार में वो सिस्टमेटिक पढ़ाई आपकी कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए। इनके कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूटिलाइजेशन से पूछे जाते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का कुछ पार्ट आपको देखने को मिलता है। आगे बात करें मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए, तो थ्योरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, आईसी इंजन और प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इन सभी सब्जेक्ट पे टेक्निकल में भी आपको कमांड बनानी पड़ेगी, चाहे आप सीबीटी 1 या सीबीटी 2 देने वाले हो। साथ ही साथ मैं आप सभी को बताऊंगा दोस्त कि आप सभी के लिए मैंने एक यहाँ पे प्रोग्रेस ट्रैकर भी प्रिपेयर कर रखा है, जिसको मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपने शेयर कर दूंगा। ये मंथली ट्रैकर है, इससे आप क्या कर सकते हो, अपने डे बाय डे के प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, आप सिलेक्शन की ओर जा रहे हैं कि नहीं, आपका आज के दिन का काम कल के दिन के काम से कितना ज्यादा बेहतर हुआ है। इसी तरीके से डेली इंप्रूवमेंट होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अपने मंथ का नाम लिखना होगा। जैसे जून मंथ है तो यहाँ पे आपने जून लिख दिया, और जून लिख दिया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे किस डेट से स्टार्ट किया आपने प्रोग्रेस ट्रैक करना, और इसमें डेट वाइज यहाँ पे डे 1 डे 2 इस तरीके से पूरे मंथ के जितने दिन होते हैं, इसमें स्टडी आवर्स कितना आपने टारगेट किया। फॉर एग्जांपल 6 आवर आपने टारगेट किया, आपने कितने घंटे पढ़ाई किया 6 आवर्स में से, मान लीजिए कि आपने 5 घंटे ही पढ़ाई किया 6 घंटे टारगेट करके। फिर टॉपिक कंप्लीट हुआ, पीवाईक्यू सॉल्व हुए कि नहीं, मॉक टेस्ट लगाया कि नहीं, इसमें आपको क्या करना है, क्रॉस या टिक, जिससे कि आपका ट्रैकिंग चालू रहे, आप अपने आप को इवेलुएट कर सको। इस प्रोग्रेस ट्रैकर को मैं कंप्लीटली आपको टेलीग्राम ग्रुप ये रजत सर सिविल पीडब्ल्यू में भेज दूंगा। इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन, चाहे एग्जाम से रिलेटेड कोई अपडेट हो, जॉब अपडेट हो, वैकेंसी कोई आ रही है, कोई आपको गाइडेंस चाहिए, आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारा कुछ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं प्रोवाइड कराता हूँ, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, सिलेक्शन तक पहुंचाइए। ऑल द बेस्ट।